हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मई नीट 24 के बायोलॉजी सेक्शन की। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। पेपर वाज मॉडरेट। अगर मैं तीनों ही सब्जेक्ट्स की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसा कि 2023 में पेपर रहा वैसा ही लगभग 2024 का पेपर रहा। एक बायो में डिफरेंस हमें देखने को मिला। 23 में और रादर लास्ट 6 to 7 ईयर्स में देयर वाज नो डायग्रामेटिक क्वेश्चन इन बायोलॉजी, लेकिन इस बार 2024 में हमको 7 to 8 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्योर एनसीईआरटी डायग्राम्स। सो हम ये मान के चलेंगे कि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं, हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्ट्रेट अवे बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। फर्स्ट हमारा पार्ट बॉटनी रहता है, हम जानते हैं बात। तो आई स्टार्ट विद बॉटनी सेक्शन ए। Question number 101 says lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues, is an example of। तो तुम पढ़े हो बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11, वहां से क्वेश्चन लिया है। बड़े ये भी बात करेंगे, हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कौन सी क्लास का है, 11th का है, 12th का है, कौन से टॉपिक सा है और कौन से आपकी एनसीईआरटी में बात कहाँ दी गई है। एनसीईआरटी की दोनों किताबें अपने पास रखें, रिलेट करें और आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से 2025 के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है बच्चों। एंड वी नो दैट जितना भी क्वेश्चन आया है आपका बायोलॉजी सेक्शन में, बॉटनी जुओलॉजी दोनों की बात करूं तो पूरा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। एक आधा ऑप्शन एनसीईआरटी के बाहर गई है बात, बट देन अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए हो तो आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से लगा सकते हो। चलिए लेसिथिन पूछा है कि किसका एग्जाम्पल है, तो लेसिथिन एक फोस्फोलिपिड है बच्चे। लेसिथिन क्या है? अमाइनो एसिड नहीं है, ग्लिसराइड्स नहीं है, आपका कार्ब्स नहीं है। व्हाट इज इट? इट इज अ फोस्फोलिपिड, है ना। इट इज अ कॉन्जुगेटेड लिपिड, लिपिड्स विच कंबाइन विद फॉस्फेट विच इज फॉस्फोलिपिड। आपकी एनसीईआरटी में बात ये कहाँ दी गई है? क्लास 11th पेज नंबर 106 107। देखो ये डायग्राम बना हुआ है तुम्हारी किताब में लेसिथिन का, और साफ साफ से ये बात दी है कि आपका दीज आर फोस्फोलिपिड्स। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे बात, राइट। पेज नंबर 106 एंड 107। Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? तो photosynthesis तुम पढ़े हो, अगेन क्लास 11 की बात हो रही है, प्लांट फिजियोलॉजी की बात हो रही है। तो तुमसे पूछा है कि डार्क रिएक्शन में, है ना, डार्क रिएक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम जानते हैं बात, लाइट तुम्हारा नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। भाई यहीं से तो कहानी शुरू होती है, यानी लाइट रिएक्शन शुरू होता है व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल गेट एक्साइटेड टू द हाई एनर्जी लेवल, है ना। तो ये तो फिर डार्क रिएक्शन की बात नहीं होगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, आपका डार्क रिएक्शन में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। हमें उसके लिए क्या चाहिए? द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में तुम क्या बनाते हो? एटीपी बनाते हो और एनएडीपीएच असिमिलेटरी पावर बनाते हो। यानी कि तुम्हारी इन तीनों की रिक्वायरमेंट डार्क रिएक्शन में है, सी डी ई। वील गो फॉर ऑप्शन 3। ठीक है बच्चों, कहाँ दी है किताब में बात? क्लास 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पेज नंबर 143। देखो ये बात तो यहाँ दी है, एटीपी एंड एनएडीपीएच, राइट। एंड तुमसे पूछा CO2, तो ऑब्वियसली बिसाइड्स CO2, है ना, CO2 भी हमें चाहिए क्योंकि CO2 ही हम फिक्स करते हैं ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, है ना। तुम पढ़े हो सेल साइकिल क्लास 11th, अगेन सेल साइकिल का टॉपिक है। तुम्हारे को पूछा है कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से कौन से फेज में अटैच होते हैं। 4 फेसेस होती है हमारी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज में जाके जब तुम्हारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, जिससे कि क्रोमोसोम गेट्स अपार्ट इनटू द एनाफेज फेज, है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? मेटाफेज फेज। ठीक है, किताब में कैसे दिया आपकी बात? देखो क्लास 11 का ही टॉपिक है, सेल साइकिल का। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, कौन से फेज पे? मेटाफेज प्लेट पे, एट द इक्वेटोरियल प्लेट, जो कि मेटाफेज फेज होती है। बिल्कुल स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी लाइंस से क्वेश्चन है। देखो मैं बार बार क्लास में बोलती हूँ बच्चों बात, नीट एग्जाम के लिए, बायोलॉजी के लिए, डू नॉट गो आउट ऑफ एनसीईआरटी। यार एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तुम लोग और बोलते हो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हमसे। बुलीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुलीफॉर्म सेल्स अगेन क्लास 11th, है ना। तो तुमको पूछा है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। आंसर तुम्हें यहीं से मिल गया। मोनोकॉट्स में जो आपकी लीव्स के एपिक्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है, टर्जिट हो जाता है, और जैसे ही पानी लूज करता है फ्लासिड हो जाएगी लीव्स एंड गेट टर्न अराउंड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ऑप्शन हमें मिल गया, दिस इज द ऑप्शन। देखते हैं कि ये बात किताब में कैसे दी है ना। क्लास 11th चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो ये बात दी है, बुलीफॉर्म सेल्स, है ना। बुलीफॉर्म सेल्स ग्रासेस मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। व्हाट दे डू,
when the bulliform cells in the leaves absorbs water and are turgid. Obviously cell जब पानी absorb करेगा तो turgid हो जाएगा. The leaf surface is exposed, and when they are flaccid due to the water stress, they make the leaves inwards turning to minimize the water loss. समझ आ रही है बात? तो ये कहाँ प्रेजेंट है आपके मोनोकॉट्स में बुलीफॉर्म सेल्स. नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर विच कॉम्पोनेंट हैज आउटर थिन वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल्स. देखो साफ से नजर आ रहा है, इसमें तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो मैं क्लास में कई बार बोली थी बात कि इस बार डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएंगे, और देखो पहला डायग्रामेटिक क्वेश्चन मिल गया हमको. तो तुमको पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, साफ से पता चल रहा है. इनर तुम्हारा थिकेंड है वॉल, और इनर थिकेंड की बात की है ना. हाईली थिकेंड इनर वॉल, और आउटर कैसा है, थिक थिन है, राइट. तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, सी, यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1. ठीक है, एज इट इज किताब का डायग्राम तुमको दिया है, ये तुम्हारी पिक्चर गिवन है किताब में, और ये तुम्हारी बात हो रही है इसकी. सी तुम्हारी क्या है बेटा, गार्ड सेल्स विच गार्ड्स दी ओपनिंग ऑफ दी स्टोमेटा, है ना. तो गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है बहुत थिकेंड होती है, आउटर वॉल जो होती है बहुत थिन होती है, उसी की बात किताब में दी हुई है. ठीक है, तुमसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा है, किताब पढ़ के जाओ. अगर एनसीईआरटी बायो तुम्हें नीट बायोलॉजी में आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए. व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर टू एलियन ऑर्गेनिज्म. मतलब सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम डाल दो विदाउट वेक्टर, तो क्या होगा, तुमसे ये पूछा है कि उस पीस ऑफ डीएनए का फेट क्या होगा. द पीस ऑफ डीएनए would be able to multiply itself independently in the progeny of the organism. No बच्चों, वो itself नहीं replicate करेगा. It may get integrated into the genome of the recipient. Absolutely. जो आप जहाँ पे जिस होस्ट सेल में डाला है आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके जीनोम के साथ वो मिल जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा. इट मे मल्टीप्लाइड एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए. बिल्कुल ठीक बात. जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करेगा, होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आपका मल्टीप्लाई होगा. द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट. क्यों भाई इंटीग्रल पार्ट क्यों नहीं होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. मतलब जो आपका एलियन पीस जो आप डाले हो वो रेसिपिएंट के क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट थोड़ी ना है, तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई. ठीक है, देन इज इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट. It shows the ability to replicate. क्यों this does not show the ability to replicate. वो कहाँ पे replication होगा, जब होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा. यानी बी और सी तुम्हारी बात ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा बच्चों. ठीक बात है. तुम्हारी किताब की लाइंस हैं, बायोटेक में दी हुई है बात बच्चों, क्लास 12 का टॉपिक है, तुम्हें मिल जाएगा. देखो यहाँ पे दी हुई है बात, when it gets integrated into the genome of recipient, it may multiply. एक ऑप्शन तुम्हारा ये दिया था, and may be inherit along with DNA of the host. दोनों बात ठीक दी है. This is because the alien piece of DNA has become a part of chromosome. वहाँ पे तुम्हारा दिया है has not become, इसलिए वो बात गलत हो गई. ठीक है, which has the ability to replicate. ठीक है, तो जब ये क्रोमोसोम का, जब आपका रेसिपिएंट के क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा, तब किसका रेप्लिकेशन का एबिलिटी है, होस्ट डीएनए की बात हो रही है. लेकिन तुमको क्वेश्चन में बोला है एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, इस वजह से वो बात गलत हो गई बच्चों. तो बी एंड सी तुम्हारा आंसर बन गया. स्ट्रेट अवे एनसी लाइन है, बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस क्लास 12. गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स. 2 स्टेटमेंट्स दिए, आपको सही बताना है. क्या स्टेटमेंट्स कैसे हैं आपके, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन CRY1AC. ठीक बात है बेटा, बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं ना वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं. कोई भी क्राइजीन किसी भी इंसेक्ट पे एक्ट नहीं करेगा, दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. यानी ये तुम्हारा ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया बच्चों. BT toxins exist as inactive prototoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect in the inactive prototoxin, it's converted into active form due to acidic medium. ये बात गलत हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, alkaline medium. यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, ये false statement हो गया. तो first is true, second is false. क्या बन जाएगा तुम्हारा, statement 1 is true and second is false. यानी कि तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 3 ऑप्शन बन जाएगा. ठीक है, देखो किताब में ये बात दी हुई है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ना, कहाँ पे दी है अपनी बात, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, है ना. और दूसरी बात, इट गोज इनएक्टिव, इट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच. राइट, सब किताब की बातें हैं बच्चों. List of the endangered species was released by, I mean this is just impossible, such a simple question. International Union of Conservation of, आपको ये बात किताब में आपकी दी हुई है बिल्कुल साफ साफ. देखो कहाँ दी है, क्लास 12 का टॉपिक है तुम्हारा IUCN,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। ठीक है, साफ साफ से बात किताब में दी हुई है। Next says identify the part of seed from the given figure which is destined to form root। अब root कौन बनाएगा जब seed germinate करेगी? रेडिकल बनाएगा। तो हमारा कौन सा पोर्शन रेडिकल है? ये रेडिकल है। मोनोकॉट सीड की बात हो रही है। इफ दिस इज रेडिकल दिस विल बी कोलियोराइजा एंड देन दिस इज कोलियोपटाइल, राइट? तो ये किताब का ही डायग्राम में साफ साफ यहाँ पे सी क्या बता रहा है? रेडिकल, एंड वी नो दैट रेडिकल गिव राइज टू रूट, है ना? व्हेन द सीड जर्मिनेट्स, सी ऑप्शन बन गया, आई मीन सी तुम्हारा आंसर है, तो ऑप्शन तुम्हारा थर्ड बन गया। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बातें बेटे तो कुछ साफ साफ दी है ये बात, रेडिकल, है ना? ओके, देखो स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी के डायग्राम्स पूछे गए हैं बेटा, कर लेना एनसीईआरटी के डायग्राम्स। नीट 25 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये वीडियो सॉल्यूशन देखें और देखें कि किस तरह से आपको सही आंसर तक पहुंचना है, किताब में कैसे कहाँ पे बात दी हुई है। ठीक है, चलिए इस बार मैच दी कॉलम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 28-30 क्वेश्चंस हैं। तो मैच दी कॉलम इज ऑलवेज इजी। अगर आप 1-2 भी जानते हो ना तो आप पहुंच सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी सही से पढ़ के आए हो। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटारिक एसिड, ए गो विथ 3। अब देखो ए गो विथ 3 यहाँ पर है ना, तो ये हमारे कट गए 2 ऑप्शन। सेक्रोमाइसिस सर्विसी, ईस्ट तुम्हारा क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। ऑप्शन, चलो यहाँ पे अभी दोनों रेस में, बी गो विद 1। ट्राइकोसडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? इससे हम ऑब्टेन करते हैं उससे हम ऑब्टेन करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, यानी सी गो विद 4th। तुम्हारा ऑप्शन क्या बन गया? थर्ड बन गया। स्ट्रेप्टोकोकस से तुम क्या ऑब्टेन करते हो? स्ट्रेप्टोकाइनेस ऑब्टेन करते हो, है ना? तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बन गया बेटा? थर्ड ऑप्शन बन गया। मतलब तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो चीज़ों को अगर तुम सही से पढ़ के आए हो। देखो सब किताब में बात दी हुई है ना? कहाँ पे? ईस्ट तुम्हारा सेक्रोमाइसिस सर्वी दिया था, इथेनॉल, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम क्या बनाएगा? ब्यूटारिक एसिड। फिर तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन ए इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्ट्रेप्टोकाइनेस ए स्ट्रेप्टोकोकस। एवरीथिंग इज गिवन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 12th। Identify the type of flowers based on the position of calyx, corolla and rhizium with respect to the ovary from the given figure, है ना? A and B। तो तुम बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था दोनों ही केस में। इट्स कंडीशन इज व्हाट? पेरिगाइनस, है ना? तुम देखो दोनों ही कंडीशन में क्या है, तुम्हारी ओवरीज एनक्लोज्ड, है ना? कहाँ पे? थैलमस में एनक्लोज्ड हो जाती है। तो तुमको अगर थैलमस में एनक्लोज्ड है ओवरी और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द रिम ऑफ द थैलमस, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस इज थैलमस, है ना? थैलमस में अगर आपकी ओवरी एनक्लोज हो जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम लेवल ऑन द रिम ऑफ द थैलमस, तो बोथ द केसेस आर पेरिगाइनस। इसमें बहुत ज्यादा एनक्लोज हो जा रही है, इसमें ऑन द सरफेस है, बट देन बोथ द कंडीशन इज पेरिगाइनस। योर ऑप्शन विल बी 4। ठीक है, मॉर्फोलॉजी से बात की गई है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी पेरिगाइनस है तुम्हारा, ये भी पेरिगाइनस है, और बी एंड सी इज पेरिगाइनस, राइट? Next says oxen is used by the gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to the grass as oxens, है ना? क्योंकि ये तुम्हारे मोनोकॉट्स को इफेक्ट नहीं करते, वीडीसाइड की तरह यूज होते हैं ऑक्सिन। तुम्हारी किताब में दी हुई ये बात भी, किसकी तरह यूज होते हैं? वीडीसाइड की तरह, वीड्स को ना मार देते हैं। तो बट इट डज नॉट इफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स, राइट? तो वीड फ्री लॉन्स बनाते हैं, बट नो डैमेज इज कॉज टू द ग्रास एज ऑक्सिन्स डज नॉट इफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स। किताब की लाइन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लास 11th बच्चों। ये देखो यहाँ पे दी है, दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स, दे किल डाइकॉट्स, डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, तो वीड फ्री लॉन्स के लिए बाय गार्डनर्स दिस ऑक्सिन्स 2,4-D इज यूज्ड, right? A pink flower snapdragon plant was crossed with a red flower, है ना? snapdragon plant, snapdragon का एग्जाम्पल तुम्हारी किताब में दिया है। भाई ये तुम्हारा क्या हो गया? ये रेड फ्लावर हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा व्हाइट फ्लावर हो गया। लेकिन तुम्हारी फर्स्ट जनरेशन कैसी आएगी? सब ऐसी आएगी, विच इज पिंक, है ना? तो तुम्हारा क्या हो गया? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, एक नया कलर ही आ गया तुम्हारा। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन दी प्रोजेनी? तो तुमसे पूछा है कि प्रोजेनी में किस टाइप का फिनोटाइप निकल के आएगा, है ना? अब प्रोजेनी में तुमसे पूछा है, तो कुछ फ्लावर तुम्हारे रेड फ्लावर भी होंगे। अब देखो तुमने किसके साथ क्रॉस कराना है? रेड को पिंक के साथ कराना है। तो अगर तुम रेड को पिंक के साथ कराओगे, राइट, तो तुमने क्या किया? दिस गो विद दिस, दिस गो विद दिस, यानी तुम्हारा आर आर आ गया, ये यहाँ पे ये आ गया, देन 2 R's आ गए, दिस गो विद दिस, यानी कि तुम्हारे हाफ
रेड और हाफ पिंक फ्लावर्स आएंगे, दोनों तरीके के आएंगे। तो रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट्स विल बी देयर इन फिनोटाइप। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, ये तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से लिया है बच्चों टॉपिक। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जब तुम किंगडम फंजाई पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसकी ओपनिंग लाइन है किंगडम फंजाई की, कि सारा किंगडम फंजाई के को क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया है, मॉर्फोलॉजी भी है, स्पोर फॉर्मेशन भी है, फ्रूटिंग बॉडी भी है, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, तो नॉट पूछा है तुमसे, तो तुम्हारा आंसर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बन जाएगा। ठीक है जी, सो यही तुम्हारा दिया। देखो ये ओपनिंग लाइन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। किसकी मॉर्फोलॉजी? माइसीलियम की भी, मोड ऑफ स्पोर की भी, फॉर्मेशन की, फ्रूटिंग बॉडी भी, सब बेसिस है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है बच्चों। तो इसलिए तुम्हारा आंसर वहीं पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बन गया। लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। लैक ओपेरॉन की बात है इसमें, है ना, लैक ओपेरॉन की बात है। तो लैक्टोज कब एंटर करेगा सेल में, कौन से एंजाइम्स के थ्रू एंटर करेगा? वेरी आई मीन सिंपलेस्ट वन, इससे ज्यादा तुमसे सिंपल और क्या ही पूछेंगे क्वेश्चन। परमिएज परमिट करेगा, हम तो ऐसे बताते हैं क्लास में, परमिएज परमिट करेगा लैक्टोज को कि भैया तुम आ जाओ सेल में और धमाल मचाओ। ठीक है जी, तो परमिएज आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है तुमने इसमें। ठीक है, लैक्टोज तुम्हारा यहाँ पे परमिएज की बात ये दी है, थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज lactose is transported into the cells. Molecular basis of inheritance, right? Class 12. In a plant, black seed color is dominant over white seed color. ठीक बात है ना? In order to find out, black तुम्हारा dominant है white पे, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, आंखें बंद करके आंसर करो। अगर तुम्हें जीनोटाइप फाइंड करना होता है, तुम किसके साथ क्रॉस कराते हो? रिसेसिव के साथ। तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तुम्हें जीनोटाइप कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी क्रॉसड, है ना? सो इट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे दी है ये बात, दिस इज अ टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस है बच्चों? टेस्ट क्रॉस है ये। ठीक है जी, जीनोटाइप के लिए हमेशा ही हमको पेरेंट्स प्रजनी को टेस्ट क्रॉस पेरेंट के रिसेसिव से क्रॉस कराना होता है टू फाइंड द जीनोटाइप। स्टेटमेंट 1 सेज पेरेंकाइमा इज लिविंग बट कॉलनकाइमा इज अ डेड टिश्यू। तुम लोग मुझे बताओ कॉलनकाइमा क्या डेड टिश्यू होता है? नहीं होता, है ना? तो ये तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। किताब की लाइन है, और होते हैं एंजियोस्पर्म्स क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों? 4 बन जाएगा। देखो यहाँ पे दी है ये बात, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स, है ना, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स एंड प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हाउ मेनी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी आर रिक्वायर्ड? यार 10 कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन क्लास में कराया है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका पीवाईक्यू। ये तो मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं बायो में जो पहले आए हुए हैं बेटा बायो में। तो तुम्हारा एटीपी पूछ रहे हैं कि एनएडीपी आर रिक्वायर्ड, कितना एटीपी और कितना एनएडीपी चाहिए तुम्हें टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किताब में एक डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारा डार्क रिएक्शन का, कैल्विन साइकिल का, तो उसमें तुम साफ साफ देखोगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच फॉर फिक्सिंग 1 कार्बन मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना एटीपी और यहाँ पे एटीपी, है ना? तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे ये दिया हुआ है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच। ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, क्लास 11th। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए is defined primarily by the 3 regions. अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या चाहिए तुमको? प्रोमोटेड चाहिए, टर्मिनेटेड चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन चाहिए। तो तुमसे वही पूछा है कि 3 चीजें क्या चाहिए, एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो तुम्हारा अपस्ट्रीम पे क्या होता है? प्रमोटर होता है, देन स्ट्रक्चरल जीन एंड देन टर्मिनेटर। ठीक है, किताब में डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे मॉलिक्यूलर बेसिस में, ये देखो, दिस इज प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है बच्चों, on upstream की बात की है, this is upstream with reference to the coding strand and this is downstream.
ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। ट्रॉपिकल लेवल में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस होती है। क्यों, तुमको पूछा है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिटी। एब्सोल्युटली ट्रू। व्हेन द थिंग्स आर रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड, अनटच्ड, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, है ना, बिकॉज इट इज अनटच्ड। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल। Tropical environments are more seasonal. Absolutely true. ठीक है। More solar energy is available in tropics. बिल्कुल ठीक बात। More solar energy is available in tropics. Constant environment promote niche specialization. ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। Tropical environment are constant and predictable. ठीक बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ट्रॉपिकल रीजन्स शोज ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ रिचनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ट्रॉपिकल रीजन शोज ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ रिचनेस। तो तुमसे पूछा है कि ट्रॉपिकल लेवल में ज्यादा डाइवर्सिटी है, ज्यादा रिचनेस है स्पीशीज की। क्यों? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। एब्सोल्युटली, व्हेन द थिंग्स आर रिमेन्स अनटच्ड, देयर आर मोर डाइवर्सिटी। सही बात। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल। सीजनल नहीं है, फिक्स्ड है। आई मीन बिकॉज देर आर अनटच्ड, तो ये बात गलत हो गई। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक बात है ना, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा सोलर एनर्जी है। कांस्टेंट एनवायरमेंट्स प्रोमोट निक स्पेशलाइजेशन। यही तो मैं तुमको बोली, कांस्टेंट एनवायरमेंट। अगर सीजनल नहीं होगा, एनवायरमेंट कांस्टेंट होगा, सो दैट विल प्रमोट निक स्पेशलाइजेशन। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ठीक बात। यानी कि तुम्हारा ACDE, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, ये बात दी हुई है सारी तुम्हारी। अनलाइक टेम्परेट सब्जेक्टेड टू ग्लेशियर्स इन द पास्ट एंड ऑल दैट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स रिमेन्स रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल। वहाँ पे सीजनल की बात दी थी, इसलिए गलत बात हो गई थी। दे आर मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, यही बात दी है। एंड दे प्रमोट निक स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू greater species diversity. The equation of Wells-Pulse logistic growth is इतना from this equation। मतलब बहुत ही सिंपल पूछा है तुमसे, पूछा है K क्या है इसमें। K क्या है तुम्हारी? कैरिंग कैपेसिटी। Carrying capacity means ecosystem can support how much amount of organism, the carrying capacity of the ecosystem. So K always represented in this equation is carrying capacity. ठीक है, देखो यहाँ पे दी हुई है बात, ये इक्वेशन दी है तुम्हारी, और यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ से K is the carrying capacity बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of, ये तुमको competitive inhibition की बात की है कि जो succinic dehydrogenase enzyme है वो क्या करता है? Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate, मतलब malonate इसके फंक्शन को स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा? malonate इसके फंक्शन को बेटा स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा। किसका? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा। सो सच एग्जांपल इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। फीडबैक इनहिबिशन भी नहीं है, एंजाइम एक्टिवेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, को फैक्टर इनहिबिशन भी नहीं है, दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, देखो बात दी हुई है तुम्हारी यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate which closely resembles the substrate, है ना, succinate in structure। malonate क्या होगा? succinate जैसा दिखेगा, तो succinate को पीछे धकेल के वो खुद जाके succinic dehydrogenase के साथ bind हो जाएगा competitively, hence the type of inhibition is competitive inhibition and it acts as competitive inhibitor। ठीक है बच्चों, which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बेसिस पे बताना है तुमसे क्या एक्सप्लेन हो सकता है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। देखो ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना फ्रेमिंग लाइन की गलत की गई है। भाई अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो इट शुड बी डिसिमिलर फैक्टर्स। तुम्हारी किताब में दिखाऊंगी, अभी ये लाइन दी हुई है। डिसिमिलर वर्ड को गायब कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, बट देन दिस फ्रेमिंग ऑफ लाइन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। या तो हेट्रो कंडीशन देते है ना, लेकिन यहाँ पे डिसिमिलर की बात ही नहीं की है, लेकिन फैक्टर हो सकता है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो। सही बात है। एलिस डू नॉट शो एन एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। गलत बात, बोथ नहीं आते, डोमिनेंट आता है। ठीक है,
सो फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट्स, ठीक बात है, डिप्लॉइड प्लांट्स में पेयरिंग में ही होती है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक बात है, मेंडल ने फैक्टर बोला था, बाद में इनको जीन बोल दिया गया। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि सही बात क्या है तुम्हारी, ACDE, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2 बन जाएगा। ठीक है जी, देखो सारी बात दी हुई है। देखो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी, आपको डिसिमिलर पेयर दिया हुआ है, ठीक है, जबकि वहां पर कोई बात ही नहीं की है, सिर्फ ये बोला है कि पेयर में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव प्रेजेंट होता है। मैच 1 विद मैच 2 कॉलम, और सही बात बतानी है। न्यूक्लियोलस में क्या होगा, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। ए गो विद थर्ड, यानी कि तुम्हारे ये दोनों तो बाहर हो गए रेस से। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, है ना, बी विद 2, ऑप्शन मिल गया तुमको, सिंपल, ठीक है, ए ऑप्शन 1 ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। सारी बात दी हुई है आपकी यहाँ पे, है ना। सेंट्रियोल जो है वो कैसा शेप है, कार्टव्हील है, राइट। गोल्जी किताब उसमें दी हुई थी बात, गोल्जी बॉडी का भी ऑप्शन था। एंड देन ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग फूड है। न्यूक्लियोलस क्या करेगा, दैट इज राइबोसोमल RNA सिंथेसिस का साइट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज दी फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं क्लास में हर बारी बोलती हूँ कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ से क्वेश्चन हर बारी एक आता है, और इस बार भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, करके जरूर जाना, नीट 25 के बच्चों के लिए है। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, द फ्लावर्स ऑफ वेलेसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूसेस नेक्टर। यार वेलेसिनेरिया में ना हाइड्रोफिली है, एपी हाइड्रोफिली है, तो वाई इट शुड बी द फ्लावर शुड बी ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, प्रोड्यूस नेक्टर, गलत बात हो गई। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, वाटर लिली का जो फ्लावर है, ट्रू स्टेटमेंट, वाटर से, दो इट इज वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट है, बट इट इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, है ना, और विंड, तो फिर ये बात तुम्हारी नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर सही बात हो गई। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रॉम वेटिंग, ठीक बात है, म्यूसिलेज कवरिंग होती है तो उससे बचे रहते हैं प्लांट। pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like, बिल्कुल ठीक बात, किताब की लाइन है। in some hydrophytes the pollen grains are carried passively inside water, ठीक बात, यानी कि तुम्हारा BCDE कुछ ऑप्शन में है हमारे, यस, ऑप्शन नंबर 4, राइट बच्चों। तो सेक्सुअल डिप्रेशन फ्लावरिंग प्लांट से लिए सारी कहानी इस पैराग्राफ में तुम्हें मिल जाएगी, पेज नंबर 30, यू जस्ट फाइंड इट आउट योरसेल्फ, किताब खोल के रखिए आपने, देखना उसको, सारी कहानी उसमें दी हुई है पेज नंबर 13 पे। ओके, मैच 1 विद मैच 2, राइजोपस, राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड है ना, ग्रो ऑन ब्रेड, तो ए गो विद 3 अगेन, यानी 1, यार तुम लोग देख रहे हो जितना भी कॉलम वाइज क्वेश्चन है ना, यहीं से ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड और 4 चला जा रहा है हमारा। फिर अगैरिकस मशरूम, डी गो विद 1, देखो आंसर मिल गया, स्मार्ट वे, ए थर्ड, D1 विल गेट द आंसर। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, यूस्टिलागो इज एक्चुअली स्मट फंगस और पक्सीनिया इज एक्चुअली रस्ट फंगस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, देखो ये सारी कहानी तुम्हारी फाइको और बेसिडोमाइसिटिस की है, पेज नंबर 17, 18, एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक, you just find it yourself. Hint2 always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of, अब Hint2 के कितना बेस पेयर पे वो कट मारता है, it is always 6 बेस पेयर्स, किताब में अल्फाबेट में दिया हुआ है ये बात, देखो यहाँ पे दी है, ये दी है बात, 6 बेस पेयर्स, है ना, बायोटेक प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, Hint2 की बात हो रही है, यहाँ पे दिस इज गिवन एज Hint2, राइट। चलिए नेक्स्ट इज, क्या हो गया इसको, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। बेटा ये हम कई बारी बोलेंगे, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन मॉर्फोलॉजी, बट देन यू हैव टू लर्न, और मॉर्फोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, सारे एग्जाम्पल बेस्ड हैं बच्चों। तुमसे पूछा है एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री किस में होती है, धतूरा में होती है बेटा, मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, देखो तुम्हें मिल जाएगा, किताब में दी है ये बात, एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, ठीक है, मॉर्फोलॉजी पेज नंबर 62। The type of conservation in which threatened species are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care. बेटा वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ex situ कंजर्वेशन होना चाहिए। हम अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसकी हैबिटेट से बाहर निकाल के उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ex situ कंजर्वेशन। अब तुम्हारे ऑप्शन में कहीं बात नहीं दी हुई है, तो तुम ex situ कंजर्वेशन का ex situ कंजर्वेशन एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का,
इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसके ऑप्शन सही नहीं बनाए गए हैं, इसमें आपका एक्स सीतु कंजर्वेशन होना चाहिए था एंड दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन क्योंकि एक्स सीतु इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सो विल मार्क हियर एज 2 फॉर द करेक्ट ऑप्शन। क्लास 12th है ना आपकी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात दी है बच्चों, राइट? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अंडर लेप्टोटीन फेज। ठीक स्टेज, लेप्टोटीन स्टेज पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं ना लेजा, क्या तुम्हारा क्या है उसमें, लेजा परिको डिस्को डांस। मैंने एक उसमें वो भी बनाया है शॉर्ट, उसमें देखना तुम लोग, मिल जाएगा तुम लोगों को सीक्वेंस को लर्न करने के लिए, क्योंकि इन स्टेजेस की सीक्वेंस पे हमेशा एक क्वेश्चन, देखो यहाँ भी मिल गया तुम्हें, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अंडर लेप्टोटीन स्टेज। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। बेटा बिल्कुल ठीक बात, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। विल गो फॉर ऑप्शन 1। चलिए ये कहाँ दी है बात, देख लेते हैं। लेप्टोटीन की बात हो रही थी ना, तो लेप्टोटीन में ये लिखा हुआ है, stage chromosomes becomes gradually visible under the light microscope and the beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptomimal complex। जो तुम्हारा synaptomimal complex बनता है यहीं पे आके वो डिसोल्यूट हो जाता है। Formation of intravesicular cambium forms fully developed parenchyma cell is an example for। अब देखो कि तुम्हारे एनएमसी ने सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक हटा दिया था, लेकिन ये बात तुम्हारी सेल वाले टॉपिक में एक टॉपिक दिया हुआ है, डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज एक्चुअली दी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बनती है तुम्हारी बिटवीन दी कैम्बियम, राइट? तो वो एक सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। लेकिन तुमसे यहाँ पे ये तुम्हें एग्जाम्पल दिया हुआ है सेल वाले टॉपिक में कि ये किसका एग्जाम्पल है, जब पेरेनकाइमेटिक सेल्स दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाते हैं तब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है। यानी कि किस टाइप का प्रोसेस हो गया, डी डिफरेंशिएशन। वंस द सेल्स बिकम डिफरेंशिएटेड, है ना, सेल्स डिफरेंशिएटेड हो गया यानी कि सेल साइकिल से बाहर आ गया। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए पेरेनकाइमेटिक सेल्स अगेन एंटर्स इनटू द सेल साइकिल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, ये बात तुम्हारी सेल वाले टॉपिक में दी हुई है। अदरवाइज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज आउट ऑफ सिलेबस फ्रॉम अकॉर्डिंग टू एनएमसी सिलेबस। ठीक है, देखो ये सेल से उठाया हमने, प्लांट ग्रोथ में भी बात दी है, सेल आई मीन प्लांट ग्रोथ में भी दी है, सेल वाले टॉपिक में भी दी है। दिस फिनोमिना इज टर्म एज डी डिफरेंशिएशन, है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है बच्चों, तो क्लास 11th में तुम प्लांट ग्रोथ में मिल जाएगा तुम्हें, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट। पूरा सेल, ये यार ये बायोटेक में बात दी है तुम्हारी क्लास 12th में, है ना। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है इनॉर्मस डिवीजन। तो कोई पूरा प्लांट ही हो जाए एक सिंगल सेल से, एनी सेल ऑफ द प्लांट, तो उसको हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं बेटा। बायोटेक में दी है तुम्हारी ये बात, ये देखो बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, द कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट, सेम लाइन है बच्चों, फ्रॉम द एनी सेल इज और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ठीक है जी। मैच कॉलम 2, फिर मैच वाला आ गया आपका, 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, क्या बोलते हो इसको, अलील बोलते हो। ए गो विद 3, देखो ऑप्शन मिल गया तुम्हें, ए गो विद 3, बी गो विद 4। देख लो क्रॉस F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस। अभी पिछला भी एक क्वेश्चन आया था, 2 स्मॉल बीज हमने किए थे, उसका आंसर जीनोटाइप बताना था तुम्हें। तो मैंने तुमको कहा था प्रोजेनी को हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, वो टेस्ट क्रॉस होता है। बी गो विद 4, सी गो विद 1 एंड डी गो विद 2। ठीक है जी, पहली बार में तुम्हें ऑप्शन मिल गया। अगर तुम ए को थर्ड से मैच करते हो तुम्हारा आंसर तुम्हें तभी मिल जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में बात दी है, ध्यान रखेंगे। द को फैक्टर ऑफ द एंजाइम्स कार्बोक्सीपेप्टिडेज, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ना। को फैक्टर बायोमोलिक्यूल्स में बात दी है तुम्हारी। हम पढ़ते हैं कि देयर आर होलो एंजाइम्स होते हैं, राइट, एपो एंजाइम एंड को फैक्टर। तो को फैक्टर एक तुम्हारा एक्चुअली इनिशिएट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। दिस इज वन सच एंजाइम व्हिच इज बीन इनिशिएट इट, जिंक इनिशिएट्स द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, तो कैसे दी है बात, ये देखो बायोमोलिक्यूल्स में कहाँ दी है, ये दिया है एंजाइम का नाम और ये दिया है तुम्हारा को फैक्टर का नाम, जिंक। ठीक है जी। These are regarded as major causes of biodiversity loss। अब ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार आता है क्लास में, 1000 बार बोले हम ये बात। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आर दी मेजर कॉजेज। ए, बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 4 ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 136 फिर आ गया क्वेश्चन तुम्हारा मैच दी कॉलम का।
तो तुमको पूछा है मोनोएडेल्फस, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तुमको कंडीशन पूछी कि किस तरह का स्टेमन प्रेजेंट है, एक बंडल में, दो बंडल में और एक से ज्यादा बंडल में, या एपीफाइलस कंडीशन है। तो मोनोएडेल्फस तुम्हारा किस में जाएगा? चाइना रोज में। बेटा सारे एग्जाम्पल्स आपकी किताब में दिए हुए, ध्यान रखेंगे। बी गो विद डाईएडेल्फस गोज विद पी, है ना, देखो वैसे भी मिल गया हमें A4B2, दिस इज द ऑप्शन, राइट। तो दिस इज द ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। अब मैं कई बारी किताब में ये बात बोली हूँ कि मॉर्फोलॉजी में जितने भी तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं विद ऑल दिस, कोई निमोनिक बनाओ, चार्ट एक पेपर में लिख लो सारे एग्जाम्पल्स, लेकिन हर बारी देखो दूसरा क्वेश्चन है, रादर तीसरा क्वेश्चन है जो मॉर्फोलॉजी का है और बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स। तो आपको इस टॉपिक में बेटा बेसिकली कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, रट्टा मारना है एग्जाम्पल्स का, ठीक है। देखो पेज नंबर 64 पे सारी बात दी हुई है आपकी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच कॉलम विद कॉलम टू। देखो सेम चीज हम बोले थे किताब में, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में तुम्हारी 4-5 टेबल दी हुई है, हर बारी एक टेबल से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर से आ गया ग्लट 4 क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ग्लूकोज का बच्चा। ए गो विथ 4 ऑप्शन मिल गया, जाने की जरूरत ही नहीं, आगे श्योर एंड शॉर्ट आंसर है। इंसुलिन तुम्हारा क्या करेगा? इंसुलिन इज एन हार्मोन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, सी गो विथ 2। कोलाजन क्या है? इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, यानी तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों? 1 बन जाएगा, ठीक है। देखो ये टेबल दी है बायोमोलिक्यूल्स की, हर बारी हम बात बोलते हैं बेटा कि बायोमोलिक्यूल्स की जितनी टेबल है बाय हार्ट उसको लर्न कर लो। आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जहां पे NADH नहीं बन रहा है, तुमसे वो पूछा है। देखो फर्स्ट में भी NADH बन रहा है, सेकंड में भी बन रहा है और फोर्थ में भी बन रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में सक्सिनाइल कोएंजाइम व्हेन फॉर्म सक्सिनिक एसिड, नो NADH फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हेंस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। देखो सारी बात दी है, यहां पे बन रहा है तुम्हारा आइसोसिट्रिक से, सिट्रिक से पहले बाद में आइसोसिट्रिक बनता है, उसके मोनोमर में बनता है। डायग्राम में बात नहीं दी है, थ्योरी में मिल जाएगी तुम्हें, किताब में दी हुई है। तो सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक, अल्फा कीटो क्या बनाया तुमने? NADH बनाया। फिर अल्फा कीटो से तुमने क्या बनाया? एक यहाँ पे बनाया NADH। फिर मैलिक से जब ऑक्जेलो बनाया तो NADH। लेकिन तुम यहाँ पर बीच में सक्सिनाइल कोएंजाइम से तुम सक्सिनिक एसिड जब बनाते हो तो NADH तुम्हारा नहीं बनेगा, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए मैच 1 विद कॉलम 2, सारे मैच वाले क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड साइकिल तुम्हारी कहाँ चलती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिट्रिक एसिड साइकिल मींस बेटा क्रेब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ए गो विद 2 ऑप्शन तुम्हें मिल गया। बी गो विद 1 साइटोप्लाज्म में चलेगा तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस। ETS कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल। सी गो विद 4th। देन तुम्हारा प्रोटोन ग्रेडियंट कहाँ बनता है? इंटर मेम्ब्रेन, बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। तुम्हारा ऑप्शन क्या बन गया बेटा? 2 बन गया ऑप्शन। सारी बात दी है तुम्हारी किताब में, रेस्पिरेशन प्लान्स 55 पेज नंबर 155, 158, 159, 161। नेक्स्ट इज अगेन कॉलम वाइज क्वेश्चन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ किसके लिए फेमस थे? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिसमें इन्होंने दैट इज अ बेस दैट गिव्स अस दैट DNA इज एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। फ्रांसिस एंड जेकॉब ने क्या किया था? फ्रांसिस एंड जेकॉब ने हमें बताया था लैक ओपरॉन, यानी ए गो विद 3 एंड बी गो विद 4th, मिल गया। हरगोबिंद सिंह खुराना फॉर्म्स द जेनेटिक कोड। मिसेल्सन एंड स्टिल गिव्स द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, यानी कि तुम्हारा 2 आंसर बनेगा। ये सारी बात दी आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस में, पेज नंबर 84, 89, 95, 100, गो थ्रू इट एंड चेक कि किस तरह से आपसे बातें पूछी गई हैं। Given below are the two statements. In C3 plants, some oxygen binds to Ribusco, hence carbon dioxide fixation is decreased. सही बात है ना? ऑक्सीजन रिब्यूस्को के साथ बाइंड हो जाता है क्योंकि रिब्यूस्को 2 तरीके से एक्ट करेगा, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई किसी भी वजह से तो रिब्यूस्को बाइंड्स विद ऑक्सीजन, अंडरगो अ प्रोसेस जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिड्यूस। सही बात। In C4 plants, mesophyll cells show very little photorespiration, while bundle sheath cells do not show photorespiration. बेटा mesophyll cells में तो रिब्यूस्को है ही नहीं, तो अगर रिब्यूस्को नहीं होगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कैसे करेगा? क्योंकि उसी प्रोसेस को तुम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हो, यानी कि तुम्हारी ये वाली बात फॉल्स हो गई। तो स्टेटमेंट 1 is true and 2 is false. We'll go with option 3 बच्चों, ठीक है जी। ये बात देखो दी हुई तुम्हारी किताब में, मीजोफिल सेल्स में बात नहीं होती है ना। इन C3 प्लांट्स ऑक्सीजन बाइंड्स विद रिब्यूस्को, हैज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज्ड। C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, चाहे तुम्हारा
मीजोफिल सेल की ही बात की ना, क्योंकि वहां पर रिबिस्को ही नहीं ना बेटा, नीचे रिबिस्को प्रेजेंट होता है बंडलशील सेल्स में। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। बहुत सिंपल सी बात है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर एंड वेल एक्सपोज स्टेमन्स। वेल एक्सपोज स्टेमन्स नजर नहीं आ रहे हैं तुमको, देखो, एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, वेल एक्सपोज स्टेमन्स के केस में तुम्हारा विंड पॉलिनेटेड होगा, तुम्हारा ऑप्शन 1 बनेगा, कहीं जाना ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन है तुम्हारा। ठीक है, किताब में साफ साफ से ये बात दी है, देखो, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग इनफ्लोरेसेंस एंड वेल डेवलप्ड स्टेमन्स। डायग्राम पढ़ लो डायग्राम, किताब डायग्राम बेस पे कितने सारे क्वेश्चन तुम देख रहे हो, बार बार आ रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज अगेन कॉलम वाइज क्वेश्चन। अब इसमें एक, अगर तुम मान लो किसी वजह से कुछ भूल रहे हो, एक चीज तो हम याद रखते हैं, मैंगो इज ड्रूप, है ना, हमेशा ध्यान रहता है हमें। तो डी गो विथ थर्ड, देखो मिल रहा है तुम्हें कोई ऑप्शन, डी गो विथ थर्ड मिल गया। ठीक है, पी में तुम जब मटर खोलते हो तो मटर की मार्जिन पे तुम्हारे जो है मटर लगी होती है तुम्हारी कवर्स के मार्जिन पे, यानी कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन। बी गो विथ फोर्थ, समझ रहे हो बात को। मान लो अगर कुछ भूल भी रहे हो तो स्मार्टली आंसर करो इसको, समझ आ रही है बात। पी में तो बहुत अच्छे से हमें मालूम होता है मार्जिनल, क्योंकि मार्जिन पे ही मटर के दाने लगे होते हैं। मैंगो इज अ ड्रूप अलग से बात दी है तुम्हारी किताब में, जब फ्रूट की बात कर रहे हैं तो बस अब देखो सही बात जा रही है क्या। सी गो विद 1, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक बात है। कॉटन कौन सी फैमिली से, मालवेसी फैमिली, नई फैमिली अटकी थी, इसलिए तुमको ये बात पूछी है, यहाँ पे आया है नई फैमिली से क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है, लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, वीडियोस में दे रहे हैं, आया है बेटा, कॉटन इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। रोज तुम्हारा क्या है, रोज तुम्हारा जाएगा ए गो विद, सी गो विद 1 एंड ए गो विद तुम्हारा 2, है ना। पेरीगाइनस किताब में बात दी है पेरीगाइनस की कंडीशन में, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बन गया बेटा, 1 ऑप्शन बन गया। समझ रहे हो, थोड़ा सा स्मार्टली करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर तुम्हें एक दो भी सही बिल्कुल एग्जैक्टली पता है और ऑप्शन में वही दी हुई है बात, इमीडिएटली यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सारी बात दी है, देखो बेटा आपकी है, राइट। चलिए नेक्स्ट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए, तुम्हें करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ फियोफाइसी, यानी ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्ट्स, ठीक बात है, बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्ट्स बनते हैं उसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बाय ऊगैमस, यार ओनली नहीं होता, ऊगैमस से होता है, इसके अलावा आइसोगैमस एन आइसोगैमस से भी होता है, तो गलत होगी बात। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज ईदर मेलिटोन एंड लेमिनेरियन, ठीक बात। द मेजर पिगमेंट्स फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ठीक बात। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल व्हिच यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ एल्जिन जेनेटिलियस कोटिंग, ठीक बात। यानी कि तुम्हारा ए सी डी ई बन रहा है कोई ऑप्शन, यस, ए सी डी ई, ऑप्शन नंबर 3 बेटा। ठीक है, चलिए ये आपकी पूरी बात दी हुई है फियोफाइसी में बच्चों, पेज नंबर 26-27 प्लांट किंगडम में। ठीक है, चलिए, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज इतना, तो तुम नेट कैसे निकालते हो। देखो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन डाली है थोड़ी सी तुम्हें समझाने के लिए। बच्चे सोच रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है ऑफ एन इकोसिस्टम, इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो एनर्जी बना रहा है उसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उस ग्रॉस में से तुमने रेस्पिरेशन, भाई प्लांट का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, आर है, रेस्पिरेशन है, तो दैट विल बी दी एनपीपी। तो जीपीपी माइनस आर इज एनपीपी एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तुमसे कहा है क्वेश्चन में कि इफ एन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किसकी बात हो रही है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x, है ना। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की तुम्हारी कितनी है, 100x है, राइट। तो तुम्हारा ये क्या है, एनपीपी है। अगर ये तुम्हारी एनपीपी है तो ये सेकंड की क्या हो जाएगी, सेकंड की ये जीटीपी हो जाएगी बच्चों। सेकंड की जीटीपी कितनी हो गई, 100 हो गई, राइट। क्योंकि हम वही तो लेके जाएंगे आगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। फिर तुमसे पूछा है व्हाट वुड बी द जीपीपी, क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो तुमसे थर्ड की बात पूछी है ना। तो तुम अब इस ग्रॉस में से तुम 10% निकाल दोगे, 10% ही तो ऊपर जाएगी, तो तुम्हारा 10x आंसर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा थर्ड लेवल पे ओनली 10% विल ट्रांसमिट, 90% इज बीन टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। बात समझ लो, ये तुम्हारी एनपीपी दी है जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल की जीटीपी होगी। सो ये जीटीपी में तुम क्या करोगे, थर्ड की बात की गई है तो 10% ऊपर लेके जाओगे, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, 10x। ठीक बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अदरवाइज क्वेश्चन इज सिंपल, राइट। देखो यही बात मैं तुम्हें बता रही थी, क्वेश्चन में थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक लेवल को मिला दिया है, तुम्हें ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को आंसर करना था।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, राइट? नाउ दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मुझसे सही बात पूछी है अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई का रेप्लिकेशन कैसे होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमरेशन वन डायरेक्शन। पर ये तो बात ही गलत हो गई, 3 to 5 कभी नहीं करता, 5 to 3 करता है, ये भी बात गलत हो गई। आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज दी पॉलीमराइजेशन 5 to 3। हमेशा ही जो नया स्ट्रैंड बनेगा इट इज टूवर्ड्स इट्स 3 प्राइम, यानी कि 5 to 3 पे बनेगा। रीजन इज थर्ड प्राइम पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो द प्राइमर ऐड ऑन टू द थर्ड प्राइम एंड स्टार्ट सीक्रेटिंग दी एडिंग the nucleotides. So basically it always secretes from 5th to 3rd, यानी कि towards its 3 prime using DNA dependent DNA polymerase enzyme. So option will be 4th option बच्चों, ठीक है? ये बात दी भी है तुम्हारी किताब में, कहाँ दी है? DNA dependent DNA polymerase ओनली इन डायरेक्शन 5 to 3। बेटा रीजन इज तुम्हारे थर्ड पे ना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप, तो वहीं कोई कैटलाइज करेगा प्राइमर, ठीक है बच्चों? Which of the following are fused in somatic hybridization involve two variety of plants, है ना? तो अगर दो वैरायटी है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, फ्यूज क्या होगा यार? प्रोटोप्लास्ट ही तो होगा फ्यूज, है ना? पॉलन के तो निकाल ही दे, एम्ब्रियो बनेगा। सोमैटिक में तो बात की बात है, कैलिस तो तुम्हारा टिश्यू कल्चर हो गया, और यहाँ पे तो तुमको बात पूछी है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की, तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है? किताब में ये बात दी हुई है, कहाँ दी हुई है बच्चों? आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 different varieties of plants each having desirable characters can be fused to get hybrid protoplast, ठीक है? Spraying sugarcane crop with one of the following plant growth regulators increases the length of the stem, thus increasing the yield. तो बेटा क्लास में मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, जिब्बर ग्लिन, जिब्बर मतलब गब्बर, तो गब्बर क्या कर रहा है? इलोंगेट कर रहा है स्टेम को, ऐसे याद हो जाता है। सो इट इज जिब्बरलिंस, इलोंगेट दी लेंथ ऑफ दी स्टेम इन शुगर केन। 3 प्लांट्स में करता है, गैस करके मैं बताती हूँ बच्चों को, ग्रेप्स, एप्पल एंड शुगर केन। जिबरलिन तीनों ही प्लांट्स में स्टेम की लेंथ को इलोंगेट करेगा टू इंक्रीज द यील्ड, ठीक है? देखो ये बात तुम्हारी किताब में दी है, शुगर केन की बात स्पेसिफिकली दी हुई थी, अदरवाइज तीनों प्लांट्स में करेगा। जिबरलिन्स बात दी हुई है ये, राइट? नेक्स्ट सीखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है अपना? कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सो मेनी कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रॉबर्ट मे ने क्या बताया हमको? ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन, इतना स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ठीक है? देखो मिल गया आंसर, क्या? ए गो विद थर्ड, तो अभी हमारे ये दोनों ऑप्शंस गए हैं, है ना? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बताई, बी गो विद 1, आंसर मिल गया हमको, ऑप्शन विल बी 2। थोड़ा सा स्मार्टली करोगे ना, बहुत इजी पेपर आया था इस बारी, अगर तुम पढ़ के गए होगे सारे क्वेश्चन सही लगा के आए होगे, बॉटनी के एज वेल एज जोलॉजी के, है ना? चलिए, द डीएनए प्रेजेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट इज, आई मीन अब ये तो तुमसे मैं क्या ही कहूँ, तुम आंसर खुद ही करना चैट बॉक्स में कि मैम ये इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज़ व्हाट? सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है? सो दीज आर 50 क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी पार्ट। इसके बाद जोलॉजी की बात करेंगे बाद में, लेकिन इतना डिस्कशन से तुम्हें ये बात ज़रूर समझ में आई होगी बेटा कि हमें नीट बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना। एनसीईआरटी को ही 100 टाइम्स लगाओ। देखो अगर एनसीईआरटी तुम अच्छे से पढ़ के जाते हो, तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं मिलेगा। हम यू नो व्हाट, हमें ऐसा लगता है कि हमें एनसीईआरटी हम अच्छे से पढ़े हैं, हमें लर्न है, तो हम रिवाइज नहीं करते कि हो जाएगा। यही जो बच्चा सोचता है हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली डिजास्टर। बेटा जब 4 ऑप्शंस आते हैं तो जो लाइंस होती है ना एनसीईआरटी की, उसे टर्न एंड ट्विस्ट करके देते हैं, तो वहीं पे आप गलती कर देते हो अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करते हो। आपको सिर्फ एक काम करना है, आगे तो बढ़िए, चैप्टर्स आगे पढ़िए, लेकिन पीछे के चैप्टर्स कंटिन्यूस बेसिस पे रिवाइज करते चलिए, बिकॉज रिटेनिंग इज ऑल अबाउट, जितना अच्छा आपका रिटेंशन पावर उतना बढ़िया और फुल स्कोर आपका बायोलॉजी में इन नीट एग्जाम। सो दैट्स ऑल फॉर नीट बॉटनी पार्ट ऑफ नीट 24। नेक्स्ट बात करेंगे जोलॉजी पार्ट। That's all. Stay tuned.